हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, भाई साहब प्रणाम। मैं वैभव वर्मा बात कर रहा हूँ कोलार से। गुप्ता सर से बात हो रही है? जी, जी, हो रही है। हाँ, मैं यहाँ कोलार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नगर कार्यवाह हूँ। आरएसएस का यहाँ पर काम देखता हूँ कोलार में। ओके। तो जो है, मुझे अभी शताब्दी वर्ष संघ के 100 वर्ष हो गए हैं। हाँ, हाँ। तो उस निमित्त ऐसे कुछ विशेष संपर्क जो युवाओं के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, हाँ, हाँ। युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए, तो ऐसे कुछ विशेष ऐसे संपर्क संघ की योजना से चल रहा है। बहुत सुंदर, तो बहुत। उसी निमित्त हमको ध्यान में आया था कि आप यहाँ कोलार में ही आपका निवास है। जी, जी। और इस समय पूरे भारत में एक क्राइम फ्री भारत करने का एक बहुत अच्छा पूरा एक वो चल रहा है। उसमें मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है काफी चीजें, जो है अच्छा। अपने 5 अपने मौलिक अधिकार और जो है सारी चीजें वो। तो उस नाते से क्या है कि हम लोग भाई साहब युवाओं के बीच में ऐसा काम करते हैं कि वो देशभक्ति की दिशा में आगे बढ़े। मूल रूप से संघ का हमारा वही उद्देश्य है। तो वैभव जी, आपके पास जी। समय हो तो जरा मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हर चर्चा रिकॉर्ड होती है। अच्छा तो जी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है उसमें? नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। और जो है एक वो आप तो मुझे सारी चीजें समझा दीजिए, वो समस्या नहीं है। और यदि हम मिल सकते हैं तो और अच्छा होगा, सब मिलके चर्चा हो अभी जाएगी। मैं बाहर हूँ भोपाल से, अच्छा तो मैंने आपका नंबर सेव कर लूँगा और मैं खुद आपको रिंग करूँगा और आपको आमंत्रित करूँगा। जी जी, भोपाल में एक दानिशकुंज के आसपास ही आपका निवास है ना? हाँ, 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 हाँ। वहाँ आईपीएस तो बंगला जो होता है उसमें एक आईपीएस कॉलोनी है, वहीं जी, पे मैं निवास करता हूँ। तो तो कब तक? मैं आपको लोकेशन भेज दूँगा, सब भेज दूँगा। अब जी जी आपने बिल्कुल। यदि फ़ोन लगाया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी शक्तियों का उपयोग करके इस देश का भला करूँ। बिल्कुल अब बिल्कुल मैं जो है राज। कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, जी यदि आपकी जी इजाज़त हो तो। जी जी। ओके। पहला तथ्य तो ये रखना चाहता हूँ कि हमारा देश गलत जगह पे चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है। इस रास्ते जी से हमारा भला नहीं होने वाला है। जी तो सबसे पहले मैं संविधान को पकड़ता हूँ। जी संविधान में का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है जी और 20% हिस्सा हमारे बाबा आम्बेडकर ने सभी देशों के संविधान को खगाल के, जिसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे जैसी चीजें थी, वो दो जी 20% हिस्सा था। जी ये दुर्भाग्य का बात है कि उस 20% हिस्सा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। जी इवन संविधान के शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 है, लिस्ट 1 जो है ना केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारियों की लिस्ट है, लिस्ट 2 जो है ना राज्य सरकार की जिम्मेवारियों की लिस्ट है और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार दिया गया है, दोनों को जिम्मेवारी दी गई है और यदि जी दोनों उसमें कुछ काम करते हैं और उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो जी केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम कानून और जो कार्रवाई की गई है, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन, वो चीजें जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी राज्य सरकार की। मतलब उसमें जी। केंद्र सरकार को सुपीरियरिटी दी। राइट। अच्छा। जी अब इस संविधान में जो भी दिया गया है उसका तो हम पालन कर नहीं रहे हैं। जी देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि एक चपरासी रैंक पे किसी का चयन होता है और यदि जी पुलिस में रिपोर्ट लिखी हुई है तो उसे जी। नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा। तो इस देश के कानून बनाने वाले 543 में 251 251 जी वो अपने एफिडेविट के हिसाब से जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में चुनाव के समय सबमिट किया है, उसके जी आधार पर 251 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। जी। तो कई बार लोग बाग ये कह देते हैं कि साहब राजनीति में तो केस वेस रजिस्टर हो जाता है, साहब उन्हें अपराधी मानना ठीक नहीं है। हम्म। हाँ, तो आपका क्या मानना है इसमें? हाँ गजब जो है विषय गहन तो है, लेकिन जो है बेदाग जनप्रतिनिधि होगा तो मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तो बहुत बेहतर बात की कि वो बेदाग यदि प्रतिनिधि होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि
आज के जो पार्लियामेंट में 30% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके विरुद्ध बहुत ही जघन्य अपराध हैं। बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग। जी। ये हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी ये हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठे? हम्म, और 27 एमपी तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट में कन्विक्शन हो चुका है, फिर भी वो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हम्म, तो आप बताइए, क्या संविधान का फंडामेंटल राइट जो है, जो कहता है कि भारत का हर नागरिक समान है, तो वो चपरासी को समानता का अधिकार मिल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो क्या ये संविधान की अवमानना नहीं है? बिल्कुल अवमानना है। और जो संविधान के पालन करके कानून बनाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा कानून की अवमानना है। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है ये असंवैधानिक है, ये अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है, ये अगेंस्ट सब चीज के अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट जस्टिस भी है। क्योंकि एक व्यक्ति, हम ये तो मान लेते हैं कि रिजर्वेशन में आप सर्विस में आ गए, सर्विस में आने के बाद आप सर्विस में इंफीरियर क्वालिफिकेशन के साथ आए हैं, राइट, रिजर्वेशन के कारण। और फिर इंफीरियर सर्विस वाला, उसको पदोन्नत करने के भी इंफीरियर मापदंड ही बनाए गए हैं। हाँ, तो आप इंफीरियर मापदंड से आप सेवा में आए और इंफीरियर मापदंड से आपको पदोन्नति मिली, और पदोन्नति आपको आउट ऑफ टर्न मिल रही है। हाँ, तो जो व्यक्ति आपसे 10 साल पहले नौकरी में आया, वो आपके सबऑर्डिनेट बन गया, ये न्याय है या अन्याय है? बिल्कुल। मतलब वो जो 10 साल से कर रहा है, उसका 10 साल का अनुभव तो शून्य हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो नौकरी में सुपीरियर क्वालिफिकेशन, सुपीरियर मार्किंग के साथ आया। हाँ, हाँ, उसने पदोन्नति आपसे सुपीरियर ग्रेडिंग में तक की, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग का जो है जो मापदंड है वो जो है रिजर्व क्लास से ऊपर है, राइट। जी, जी, और फिर आप जो है उससे नौकरी में बाद आने के बाद, इंफीरियर क्वालिफिकेशन के बाद, इंफीरियर मापदंड के बाद, इन सब चीज इंफीरियर होने के बाद आप उसके यदि बॉस बन जाएंगे और फिर आप खुंदक निकालेंगे, तो ये न्याय है या अन्याय है? बिल्कुल अन्याय है। उस व्यक्ति के लिए तो अन्याय है ही, जो तो फिर ये इतनी सारी योग्यता। मध्य प्रदेश में बिना बिना किसी उसके कोर्ट के आदेश के, बिना किसी कोर्ट के स्टे के, बिना किसी उसके, क्यों जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है? हम्म, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कम से कम मध्य प्रदेश में तो नियम का पालन करा ही दे। सही बात है। नहीं नहीं, हम कब तक ये घटिया नीति करेंगे? अब इस बारे में आपकी क्या राय है? फिर मैं दूसरे बिंदु पर भी जाऊंगा। हाँ, तो और फिर देखिए। मैं तीसरे में आपको वो एक बड़ी चीज दे दूंगा, जिसमें बिना भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिए, बिना भारत सरकार के नियम और कानून को जो है ना बदले, बिना भारत सरकार के पास जाए, हम इस देश के 150 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा और रोजगार दोनों दे देंगे। जी। तो आपको अब नहीं देखिए लगता है कि भाई आरएसएस को जो है ना भाजपा की बजाय मैथिली शरण गुप्त के पास आना चाहिए? तो मैं जब तो भाई साहब, क्या है कि इन सब विषयों में आपकी विशेषज्ञता बहुत है। कानून में आपकी विशेषज्ञता है, इन सब नियमों में अनुभव है। हम तो जो है बस ऐसे ही आप जैसे लोगों से मिल मिल के कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नहीं, देखिए तो वैभव वर्मा जी, मेरा जी, आपसे निवेदन है कि अब सीखने साखने का समय खत्म हो गया है, जी, अब करने का समय है। तो जब आप अगली बार चर्चा करेंगे तो मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि आप जो है जी, क्या अपने देश 150 करोड़ देशवासियों को उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, जी, उनको जो है उस पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला रोजगार, जिससे वो समाज में कंट्रीब्यूट कर सकें, और वो भी जी, भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसे लिए, बिना भारत जी, सरकार से जो है ना एक पैसा लिए,
यदि ये संभव है तो क्या वैभव वर्मा आरएसएस के वरिष्ठतम लोगों से मेरा साक्षात्कार कराएंगे और इसको जनहित में इम्प्लीमेंट करेंगे, या वो भी जो है शासन में, सत्ता में, मलाई खाने में, और मैं उनकी ज्यादा रुचि है, उन्हें देश के युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। देश के युवा जेनजी करते रहें। देश के युवा जो है, जो रेसलिंग में बहुत अच्छा जो है ना प्रदर्शन किया, उनका दहेक शोषण किया गया। क्या भाजपा को लज्जा नहीं आई जो उन्होंने उनके झूठे वीडियो बना के उन बच्चियों का चरित्र हनन करने की कोशिश की? क्या आरएसएस को ये दिखाई नहीं देता है? तो बिल्कुल भाई साहब, जो भी नहीं, आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि इसलिए आपने अभी जो बोला ना मुझे कि क्या अधिकारियों से साक्षात्कार कराएंगे, इस विषय को से संबंधित चर्चा करने के लिए जो भी अधिकारी होंगे और जो भी ऑथोराइज पर्सन होंगे, बिल्कुल उनसे इस विषय में अपनी आवाज हम पहुंचाएंगे, क्योंकि जो है पहुंचाना ही चाहिए। जो सत्य है उस सत्य को ऊपर पहुंचाना चाहिए। नहीं, मैं जो चूंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, और हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 15 मिनट में ये वीडियो बन के क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी हो जाएगी। इसको मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, आप संबंधितों से शेयर करिए। अधिकांश आपके लोगों को सांप सूंघने वाला है, वो आपको सलाह देंगे कि आप भी मैथिली गुप्त के पास मत जाया करिए। ठीक है, वो सब बात की बात है। हमें जानते क्यों? क्योंकि हम सब लोगों ने अपना जमीर गिरवी रख दिया है। देश हित हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है। आप बताइए, अडानी और अंबानी को जनहित के विरुद्ध क्यों जो है ना प्रमोट किया जा रहा है? आपसे मैं एक चीज और पूछता हूं, आप मेक इन इंडिया कह रहे हैं, क्या भाजपा को, आरएसएस को, किसी को अकल नहीं है कि हमें बनाना क्या चाहिए? नहीं, मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि इसमें किसी बड़ी अकल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे साहब कि फिर क्या बनाना चाहिए, आप ही बता दीजिए। तो मैं बताऊं कि क्या बनाना चाहिए? वैभव जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्या मैं आपको समझाऊं कि हमें क्या बनाना चाहिए? हाँ, मैं भाई साहब, आप भोपाल जब आ जाएंगे, नहीं, अभी एक मिनट ये बात तो कंप्लीट कर ही लेते हैं ना। इसमें छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या बनाना चाहिए। तो हमें वो चीज बनाना चाहिए जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है। जी, राइट, बिल्कुल सही। हाँ, जैसे हमें जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को जो है इंपोर्ट करने में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जी, और ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या है? जहर है। जी, इस जहर से हमारी मिट्टी मृत हो रही है। उसमें जो उपजाऊ जीवाश्म थे वो नष्ट हो रहे हैं। कार्बन कंटेंट नष्ट हो रहा है। तो भाई साहब, जब हमारे ही आचार्य देवव्रत जी, जो वर्तमान में गवर्नर गुजरात हैं, उन्होंने एक वेबिनार में, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी थे और मैं भी था, उसमें उन्होंने बताया कि साहब, गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जो है जीवाश्म और बैक्टीरिया होते हैं, जिससे हमारी मिट्टी बड़ी आसानी से फिर से जीवित हो जाएगी। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि साहब, जो गाय दूध देना बंद कर दी है, उसके गाय के गोबर में वो जीवाणु बढ़ के 5 करोड़ हो जाते हैं। जी। तो देखा जाए तो हमें कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मिट्टी के लिए? जो गाय दूध नहीं दे रही है। जी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं एक जो मॉडल दे रहा हूं कि बिना भारत सरकार के हम जो है गौशालाओं का ऐसा नेटवर्क बना देंगे और भारत सरकार से ना पॉलिसी बनवाएंगे ना एक पैसा लेंगे? अब बताइए, इसे आरएसएस प्रमोट करेगी? मैं डिटेल मॉडल आपको दूंगा जिसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लूंगा और भारत सरकार के जो है ना से ना कोई पॉलिसी बनवाऊंगा ना उनके पास जाऊंगा। आरएसएस करने के लिए तैयार है क्या? वो जो भी बताएंगे भाई साहब, अधिकारी बताएंगे। तो चलिए वैभव जी, मैं आके आपसे जरूर मिलूंगा और आपको फोन करके आपके साथ बैठ के चाय भी पीऊंगा। बिल्कुल। चूंकि हमारा हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका देश के युवा के नाम, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, देशवासियों के नाम क्या संदेश है? और पूछ रहा था, क्या संदेश है ये हाँ, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था
ये डीपीआर किस क्षेत्र में काम करता है वैसे? कौन? जो ये अपना ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट जो रहता है। ये जो है इसका काम है कि साइंस टेक्नोलॉजी से लेके वो हर काम करे। जैसे संविधान के शेड्यूल 7 की एंट्री 65C के तहत वो राज्य सरकारों को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए और डिटेक्शन के लिए सब चीजें बनाने की जिम्मेवारी, नीति बनाने की जिम्मेवारी, टेक्नोलॉजी बनाने की जिम्मेवारी बीपीएनआरएनडी की है, जिसका वो ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। बहुत कोशिश हो रही है। अब जैसे मनमोहन जी की सरकार के समय जी। एक वो बना था, इसका नाम था पुलिस नहीं, बहुत अच्छा नाम था, कैसे भूल रहा है, मैं उसका हिस्सा भी हूँ। आई एम पार्ट ऑफ इट बेसिकली। अच्छा। ये है पुलिस 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 मनमोहन सिंह ने इसको शुरू किया था। ये पहले प्रधानमंत्री के कार्यालय से ऑपरेट होता था और ये पुलिस के में कैसे जो है ना नए चीजें लाई जाए, नए उपयोग किए जाए, ये इतनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय में चालू की, राइट। उसमें जो अधिकारी ज्यादा एडवांस में सोच सकते हैं, जिनका कुछ अलग हटके रुझान है, उनके माध्यम से जो है वो चीजें बना। रिफॉर्म की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, पुलिस रिफॉर्म है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म नहीं, उसका नाम था पुलिस मिशन। अच्छा। हाँ, तो इट वाज ए मिशन बेसिकली। तो जैसे मान लो एक भी चीज अडॉप्ट कर ली तो वो मिशन फॉर्मेट में काम करती थी, ठीक है ना। वो पुलिस के रिफॉर्म, पुलिस के अपग्रेडेशन के बारे में ही था, लेकिन वो एक मिशन के फॉर्मेट में काम करती थी और उसमें सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो है ना उसको अपने कार्यालय से चलता बना कर दिया, वो होम में आ गया और होम से आके वो अभी बीपीआरएनडी में आ गया, ब्यूरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, राइट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरएनडी जो है उसमें आ गया। पिछले 3 साल से उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि उसमें एक ये मिशन भी है, क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। जी, तो ये बीपीआरएनडी का ही हिस्सा है। बीपीआरएनडी ने मेरे प्रस्ताव को अडॉप्ट करके एक मिशन बनाया था, क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत मिशन। पिछले 3 साल से गृह मंत्री के आदेश के तहत इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या भाजपा और आरएसएस अच्छी पुलिसिंग, अच्छी व्यवस्था नहीं चाहती है? या उनको लगता है कि हमारे लोग ही तो करप्शन कर रहे हैं, वो जेल चले जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी? क्या भ्रष्टाचारियों को भाजपा और आरएसएस प्रोटेक्ट कर रही है क्या? अन्यथा इतना बड़ा मिशन, उसकी जो है ना 2-3 सालों से कोई मीटिंग ही नहीं होना, क्या अत्यंत ही दुर्भाग्य का विषय नहीं है? तो ये विषय तो खैर जानकारी नहीं थी, आपने अच्छी जानकारी दी मुझे। बीपीआरएनडी का एक जगह शब्द पढ़ा था तो उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे जिज्ञासावश। नहीं, बीपीआरएनडी जो है संविधान की व्यवस्था के तहत बनाया गया है। ये संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 1 में एक एंट्री है, क्योंकि उसमें जो लिस्ट बनती है उसको एंट्री कहते हैं, राइट। तो एंट्री नंबर नहीं कहते, एंट्री कहते हैं। तो एंट्री 65C के तहत बनाया गया है बीपीआरएनडी। अच्छा। तो उसमें जो ये मिशन चल रहे हैं, ये मिशन जो है, क्या भाजपा सरकार और आरएसएस की प्राथमिकता नहीं है क्या? क्या ये आपको ये बात की जानकारी है क्या मिस्टर वैभव जी, कि हमारे थानों में 90% केसेस में एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है? नहीं, इससे संबंध में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इन सब विषयों से हम लोग का वैसा डायरेक्ट वास्ता नहीं है ना। तो आपका वो हर चीज से वास्ता होना चाहिए जिससे पब्लिक त्रस्त हो रही है। आप ये बताइए, आपको ये जानकारी है कि लगभग 7 करोड़ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, लगभग 7 करोड़ जो है रेवेन्यू केसेस पेंडिंग है, और लगभग 7 करोड़ जो है ना
सिविल केसेस पेंडिंग हैं। और इसका मतलब है कि कुल मिला के 21 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। और यदि हम ये मान लें कि एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, तो 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग सीधे इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये आरएसएस, यदि आप आरएसएस का देश के निर्माण में सच में सोच है, तो न्याय दिलाना तो पहली प्राथमिकता होना चाहिए। अच्छी जानकारी दी आपने। आप मुझे ये बताइए, एक केस में 2-4 बयान होते हैं, 2-4 डॉक्यूमेंट होते हैं। जी। उसे जो है, हम 150 करोड़ के देश हैं, हम एक रोटेशन बना सकते हैं, पैनल बना सकते हैं, वकीलों और जिनको भी कानून आता है उनको जो है ना उस पैनल में जो है केस सुनने की जिम्मेवारी दे सकते हैं। तो हमको 30-30 साल क्यों लग रहे हैं? मैथ्यू गुप्ता तो कह रहे हैं कि साहब हम 30 दिन से भी कम समय में न्याय दे देंगे, और वो भी न्याय देंगे, जजमेंट नहीं देंगे, न्याय देंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके आरएसएस के मोहन भागवत जी के पास समय है मैथिली शरण गुप्त को सुनने के लिए? वो तो हाँ, वही बता पाएंगे भाई साहब। हम तो जो नहीं है नहीं नहीं कोलार नहीं, में। आप उनको भेजिए बात को। ये इसलिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी 10 मिनट के बाद मैं आज को आपके पास ही भेजूंगा, जिससे आप जिनको समर्थ मानते हैं उनको भेजिए, और फिर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की तो घिघी बन जाएगी। बहुत सारे लोग तो हैं। आप कोलार जब भी आए भाई साहब, एक बार जो है आपसे भेंट जरूर करेंगे। आपने बहुत अच्छी मैं जानकारी खुद दी। फोन वैभव वर्मा जी, मैं आपको खुद फोन लगा के आपको चाय पे आमंत्रित करूंगा, और जितना समय आप चाहेंगे वो आपको दूंगा। लेकिन बस मेरी केवल एक प्रार्थना है कि आरएसएस और बीजेपी देश हित का मुखौटा हटाए, नहीं तो जो मैं कह रहा हूं उसे करे। तो यदि मैं आपके नियम नहीं बदल रहा हूं, यदि आपसे एक पैसा नहीं मांग रहा हूं, तो यदि आप उसका पालन नहीं करा रहे हैं, तो ये देशद्रोह नहीं है क्या? मैं इसे देशद्रोह कहूंगा। नहीं, आप मुझे बताइए ना। हाँ, आप नीतियां जो है, आप नीतियां इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में बना रहे हैं। आप स्टार्टअप से एक मिनट, और एक और विषय पे मैं कहना चाहता हूं। वैभव वर्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपकी बीजेपी की सरकार कैसी है जो पॉलिटिकल डोनेशन में ब्लैकमेल करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर उन स्टार्टअप से, उन बच्चों से जिन्होंने मुश्किल से साल भर में एक्स अमाउंट कमाया है, उनसे 10x का डोनेशन ले लिया है। इसका मतलब है उन बच्चों ने 9x जो है पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेके इन दुष्टों को पॉलिटिकल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर दे दिया है। तो ये अच्छे लोग हैं या गंदे लोग हैं या दुष्ट लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुई है। आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके इनको जेल भेजे? आप जो है पॉलिटिकल डोनेशन के नाम पर एक्सटॉर्शन कैसे कर सकते हैं? आप जो है आप उसमें देखिए, नहीं उसमें एविडेंस पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप उन एविडेंस को आरएसएस को भी तो देखना चाहिए। आरएसएस जो है भाजपा की मात्र संस्था है। उस मात्र संस्था की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैंने भाई साहब सारे विषय सुने, और उनपे जो है मेरे लिए सारे विषय नए रहे आपके। मेरा बस अभी इतना है, आप जब भी भोपाल आएंगे भाई साहब, आपसे मिलूंगा जरूर एक बार, आप मुझे बताइएगा। अभी आप एक बार कह रहे हैं, हम आपसे बार बार मिलेंगे, और आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज आरएसएस और भाजपा के उन दुष्टों तक पहुंचाना चाहेंगे जो जानबूझ के देश का भला नहीं कर रहे हैं। यदि एक देश के 150 करोड़ लोगों को बिना भारत सरकार के धन का उपयोग किए, बिना भारत सरकार की पॉलिसियों का उपयोग किए, यदि उन्हें हम उनके पोटेंशियल की शिक्षा और व्यवसाय देने की स्थिति में हैं, तो भाई साहब आप किस चीज में बिजी हैं कि आपको सुनने का समय नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं किस चीज में बिजी हैं? कौन से देशद्रोह में बिजी हैं कि आपको समय नहीं मिल रहा है? क्या हमारी बुद्धि जो है अडानी और अडवाणी ने गिरवी रख ली है? बिल्कुल, मैं अब आपके जब सामने आऊंगा, मिलके सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो मेरे कठोर शब्दों के बारे में मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। नहीं, कोई सबके अपने विचार हैं, कोई कठोर, कोई बुरा, कोई नहीं, अब विचारों से आगे बढ़ना है। विचारों को क्या हम इम्प्लीमेंट, देखिए वैभव जी, क्या हम विचारों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अब इस बात का समय है। विचारों से भला नहीं होने वाला है। जो भूखा है उसका पेट भरेगा, इससे भला होगा। लोगों को उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी, इससे उनका भला होगा।
उनको उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, उससे उनका भला होगा। और यदि भारत की पूरी जनता का पोटेंशियल रियलाइज होगा तो भारत कैसा होगा? सही सही बात है। ऐसे भारत को कोई विश्व गुरु बनने का और वसुधैव कुटुंबकम से वंचित रख सकेगा क्या? तो अच्छा लगा भाई साहब आपसे बातचीत करके। नहीं, तो अभी मैं चाहूंगा कि वैभव तो वर्मा का देश के नाम और देश के युवाओं के नाम क्या संदेश है, मैं आप अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपना संदेश दीजिए। हाँ, मैं आपको साहब मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, और आप मुझे फोन लगाना, आके सारी चर्चा करेंगे। मैं इस समय जो है अभी और थोड़ी सी बातचीत करने में अभी असक्षम हूँ। मैं कोई आपको बात नहीं है, मेरी बात निश्चित रूप से खत्म हो मिलूंगा, गई है। मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद देता मिलूंगा हूँ कि आपसे। आपने और समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे मैंने आपके सारे विषय सुने, बहुत सारी चीजें नहीं है, उनमें भी कुछ चीजों के लिए मेरे मन में भी जिज्ञासा है, जो मैं जब बैठूंगा आपके साथ में तो अवश्य चर्चा करूंगा। आपने बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न की है, मैं बैठूंगा जब चर्चा करूंगा आपसे। चलिए, जय हिंद, जय तो मुझे भारत, वंदे मातरम, जी जय गुरुदेव।